अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछली क्लास में भी हमने एक सैम्पल पेपर शुरू करा था और उसके अंदर मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें भी बताई थी कहाँ कहाँ से पढ़नी है, और उसके अलावा भी कुछ मैंने आपको जनरल सी बातें बताई थी कि देखो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से अपने चैप्टर को शुरू करना है, कौन से सबक से शुरुआत करनी है। तो मैंने आपको बोला था देखो बुक को पलट दो और बुक को पलट कर शुरू कर दो। तो पलटने के बाद पीछे से जो चैप्टर शुरू होंगे वहाँ से अपनी तैयारी शुरू करो, अगर आपने अभी तक कोई खास तैयारी शुरू नहीं की, ठीक है जी। वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि नीचे के जो सबक हैं वो आपको इम्तिहान में इतने नंबर दिलवा देंगे जिससे आपका पासिंग वाला मामला हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन शुरुआत वहीं से करनी है, तो उसके बाद आप ऊपर 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 चलते रहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में सारा बताया था किस किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन से सबक को पहले करना है, कौन से सबक को बाद में करना है। तो लिहाजा आप उस चीज के मुताबिक अब उसको फॉलो करते रहे। थोड़ी सी वक्त की तंगी रहेगी अब। तो सुपर बाजार भी मैंने आपको बता दिया था और 15वां क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, ठीक है जी, मिलकर बात करेंगे। वाहिद मिल्कियत कारोबार तंजीम की सबसे बेहतर शक्ल है अगर वाहिद शख्स सब कुछ कर सकने के सलाहियत रखता हो। इस बयान की रोशनी में वाहिद मिल्कियत की महदूदियत की मुख्तसरन वजाहत कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन को बड़ा अच्छे ढंग से पेश किया गया है, बड़े खूबसूरती के साथ, ठीक है जी। उसके अंदर आपसे कह दिया उसने कि सोल प्रोप्राइटर यानी जो वाहिद मिल्कियत है वो सारी चीजें हैंडल कर सकता है। अकेला इंसान है, अगर उसके अंदर सलाहियतें हैं तो वो सारी चीजें हैंडल कर सकता है। लेकिन इस चीज की रोशनी में इसकी कमियां बताओ। कमियां ये देखिए, ये ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी हमारा साथी थोड़ा सा हमें सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जो वाहिद मिल्कियत होती है उसके बारे में कोई बताए। आसान सी चीज है, कोई भी हमारा साथी बताए कि वाहिद मिल्कियत किस किस्म की तंजीम होती है या उसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं। जल्दी से, कोई बड़ा लंबा क्वेश्चन नहीं है। कौन इसके अंदर बताएगा वाहिद मिल्कियत क्या होती है या उसमें क्या कमियां हो सकती हैं? हर काम को एक ही शख्स संभालता है। हर काम को एक ही शख्स संभालता है। बहुत बढ़िया, खूबसूरत। यानी शुरुआती सबक नंबर 2 आप लिख लीजिए कहीं पर। सबक नंबर 2 के अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा। क्या है जी, पहले ये तो बता दो। सोल प्रोप्राइटर वाहिद मिल्कियत। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है, चलो ना देने वालों से तो बेहतर है कोई देने वाला। लेकिन जवाब बहुत इनफॉर्मल तरीके से दिया जा रहा है। इनफॉर्मल तरीका मतलब जैसे किसी ने कहा ये वो होता है जिसमें सारे काम एक आदमी करता है। ये थोड़ा सा लहजा बदलना पड़ेगा, बात करने का थोड़ा लहजा एग्जाम में बदलना पड़ता है, जिसको हम अपना आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग आंसर कहते हैं, ठीक है जी। यानी आपको अपने आंसर को फ्रेम करना आना चाहिए। ऐसे नहीं बस कुछ भी लिख दो, समझ तो वो जाएगा लेकिन आपको फिर भरपूर नंबर उसके अंदर नहीं मिल पाएंगे। तो तमीज से लिखना है जरा, है ना। तमीज से कैसे लिखना है, इसी से फायदा उठाइए। ये एक तंजीम है वाहिद मिल्कियत। तो आप शुरुआत ऐसे करें, वाहिद मिल्कियत बिजनेस तंजीमों में से एक ऐसी तंजीम होती है जिसके अंदर बिजनेस से मुताल्लिक यानी कारोबार से मुताल्लिक सारे डिसीजन, सारे मुनाफे और सारे नुकसान एक ही शख्स उठाता है। बात को लिखने का तरीका और अंदाज बदला है सिर्फ। ये कारोबार तंजीमों की एक ऐसी तंजीम है जिसमें वाहिद एक शख्स पूरे कारोबार को मैनेज करता है, पूरे कारोबार को कंट्रोल करता है। ये भी लिख सकते हो आप, ये भी ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं आपको थोड़ा सा आंसर का तरीका बता रहा हूं। इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को लगेगा खिलाड़ी से पाड़ा पड़ा है। और अगर आप वैसे लिखेंगे तो आप समझ जाइए आप अनाड़ी हैं, फिर आप बैट लेकर बस इधर उधर हो सकता है विकेट पे ही मार दें अपनी, वो वाला है। फिर साहब बॉल जा कहीं और रही है, माशाल्लाह इशारे कहीं और है, तो वो अनाड़ी वाला आंसर है। तो आपको थोड़ा सा अपने आंसर को लिखना भी सीखना है। अब बात ये आ रही है, ठीक है, इसमें एक शख्स है जो वाहिद सारे काम करता है। बात अब यहां पर है इसकी कमियां बताओ। तो मैं आपको कुछ कमियों के पॉइंट लिखवा रहा हूं। आपको भी क्या करने हैं कि बहुत सारे टॉपिक हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर फायदे, हुदूद, ठीक है जी, खुसूसियात, ये सब चीजें उसके अंदर टॉपिक में आती है। तो आप क्या करें, उन टॉपिक की हेडिंग पढ़ लीजिए। हेडिंग मतलब एक्सप्लेनेशन से पहले उसकी हेडिंग लिखी होती है जिसके अंदर उसके बारे में लिखा होता है, ठीक है। चलो अब कोई कमी बताओ। तो देखो पॉइंट नंबर 1,
वसाइल की कमी, लैक ऑफ रिसोर्स, वसाइल की कमी, ये खुद एक कमी है इसकी, वसाइल की कमी। कैसे है जी वसाइल की कमी? अब इसके अंदर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इस तंजीम के अंदर वसाइलों की कमी पाई जाती है क्योंकि एक ही शख्स सारा कारोबार संभालता है। तो एक इंसान के पास जो पूंजी होती है, जो पैसा होता है, वो लिमिटेड यानी महदूद होता है। ठीक है जी। तो आप इसमें अपने वसाइल ज्यादा बढ़ा नहीं पाओगे। क्यों नहीं बढ़ा पाओगे? क्योंकि आप अकेले हो और अकेले होने की वजह से आपके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, आप उससे ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे। अच्छा जी, चलो दूसरे पे चलते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये क्या है जी? कंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं जी? मुसलसलियत। हाँ जी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मुसलसल यानी तसलसल की कमी है इसमें। कैसे कह सकते हो जी आप तसलसल की कमी है? तो अब आप इसके अंदर लिखोगे कि इस तंजीम की एक और कमी यह है कि इस कारोबार के अंदर तसलसल की कमी पाई जाती है क्योंकि अगर ये अकेला शख्स मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, या इसका दिवालिया निकल जाता है, ठीक है जी, या ये बीमार हो जाता है, रिटायर हो जाता है, कि मतलब एक उम्र हो गई है, काम नहीं कर सकता, तो उसके बाद ये कारोबार चालू नहीं रह सकता क्योंकि ये कारोबार इस एक शख्स से चल रहा है। अगर एक शख्स ये बीमार या इसकी डेथ हो जाती है तो ये कारोबार बंद हो जाएगा। तो इस कारोबार में ज्यादा तसलसल नहीं पाया जाता। और क्या कमी हो सकती है जी? सोल प्रोप्राइटरशिप यानी इस तंजीम के अंदर। ठीक है जी। तो कंटिन्यूटी की कमी है, वसाइलों की इसके अंदर कमी रहती है। आसानी भी मैं आपको कुछ बताता रहता हूं जिससे आपके दिमाग में रहे कि इसके अंदर इसके फायदे क्या हैं। तो उसके फायदों के अंदर एक फायदा यह है कि यह तंजीम आसानी से फॉर्मेशन कर लेती है, यानी बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कानून की कार्यवाही कम मौजूद होती है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, बेयर ऑल लॉसेस। क्या मतलब है जी? सारे नुकसान को अकेला उठाने वाला। फायदा है क्या? मुनाफा कमाना, और नुकसान हुदूद के अंदर दाखिल है। बेयर ऑल लॉसेस का मतलब क्या हुआ कि ये इस तंजीम के अंदर एक और कमी है कि इस तंजीम के अंदर होने वाले नुकसानात वाहिद तन्हा वही शख्स सारे उठाता है, यानी इसके अंदर जो नुकसानात होते हैं उनको आपस में बांटा नहीं जाता। सारे मुनाफे का भी वही अकेला हकदार है और सारे नुकसान का भी वो अकेला ही हकदार है। ठीक है जी। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट्स आपको अपने याद करने हैं। ये चैप्टर नंबर 2 यानी सबक नंबर 2 के अंदर आपको 5 तंजीमें मिलती हैं। सबक नंबर 2 और सबक नंबर 3 के अंदर, यानी पहला दूसरा छोड़ दीजिए, मैं मॉड्यूल नंबर 2 की बात कर रहा हूं, मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 2 के अंदर जो आपको ये 2 सबक मिलते हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन दोनों चैप्टर के अंदर कारोबार की अलग अलग तंजीम मौजूद हैं। ठीक है जी। और कारोबार की वो तंजीम जो है वो कुल कारोबार की 5 तंजीमें मौजूद हैं। आप कुछ ना करिए, सबसे पहले एक काम कर लीजिए, 5 तंजीमों के नाम लिख लीजिए। जैसे जी तन्हा मिल्कियत हो गया, साझेदारी हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो गया, बाहिमी सोसाइटी हो गया और जॉइंट स्टॉक कंपनी। 5 नाम अभी लिख लीजिए कहीं पर भी। इन पांचों नाम में क्या करें, हर नाम के नीचे जितना शॉर्ट लिख सकते हैं आप, हर नाम के नीचे उसकी खुसूसियात और खुसूसियात से उसके फवाइद और उसके हुदूद, फिर दूसरे का भी खुसूसियात, फवाइद, हुदूद। इस तरह से 5 तंजीमों के साथ आप ये कर लीजिए। आप लिख लीजिए, पेपर में आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इन 5 तंजीमों की खुसूसियात, हुदूद, फवाइद, इनको आप एक पर्चे पर लिख लीजिए। वो पर्चा आपको एग्जाम में लेके नहीं जाना, ध्यान रखिएगा कभी पॉकेट में रखा रह जाए।
वो सिर्फ पर्चा आपको पढ़ना है और अच्छे से उसको अपनी जेब में रखिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। जल्दी ही आपको ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। इन पॉइंट्स को मत भूलिएगा। अगर आपने ये हेडिंग नहीं बनाई और पहले से ही अपना आंसर लिखना शुरू कर दिया तो वही वाली बात जो मैंने आपको भी बताई, आंसर तो ठीक हो सकता है लेकिन नंबर भरपूर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने आंसर को सही से प्रेजेंट नहीं करा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। इन हेडिंग्स को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से इनको अंडरलाइन करके लिखिए पेपर के अंदर और फिर उसके अंदर जो भी आपको लिखना है उसके आगे उस बात को लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। तो पांचों तंजीम के बारे में आपको बोल रहा हूं, पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, पांचों तंजीम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा किसी भी तंजीम पर, और वो ये क्वेश्चन होता है खुसूसियात बताओ, हुदूद बताओ या फवाइद बताओ। तो आप पहले से थोड़ा अलर्ट रहें इस क्वेश्चन को लेके। सबक नंबर 3 और 4 के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोदाम तिजारत के बहुत अहम मुआविन हैं। कहीं 4 नुक्तों की मदद से गोदामों की जरूरत की वजाहत कीजिए। ठीक है जी। किसकी बात कर रहे हैं जी इसमें हम? वेयर हाउसिंग की बात कर रहे हैं। गोदाम, पूरा एक सबक मौजूद है गोदाम के ऊपर। ठीक है जी। एक है आपका कारोबार जिसके अंदर आप तिजारत करते हो, और तिजारत को मुआविन करने वाली चीजें हैं बहुत सारी आपके पास, जिसको हम क्या कहते हैं? सपोर्ट सर्विसेज। उस पे गोदाम, ठीक है जी, नकलो हमल, ठीक है जी, और बाकी सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब हमारे लिए क्या है? ये सब हमारे कारोबार के अंदर मुआविन हैं। ये हम हमारे कारोबार में क्या है? मुआविन। तो ये आपका पूरा जो चैप्टर कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज ये वाली यूनिट वो है जो मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर आती है। मैंने आपसे कहा था आप अभी के लिए इस मॉड्यूल पर थोड़ी तवज्जो कम रखेंगे क्योंकि बाकी मॉड्यूल हमारे पास वेटेज में ज्यादा है। ठीक है जी। तो ये बीच वाली जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 3, इस मॉड्यूल को थोड़ा सा कम वक्त देंगे अभी के लिए, क्योंकि मार्किंग के हिसाब से ये मॉड्यूल वेटेज में कम है और इसमें सबक ज्यादा है। ठीक है जी। बाकी आप में से मैं चाहता हूं कोई भी बच्चा हमें बताए गोदाम क्या होते हैं। कोई भी एक साथी हमारा बताए गोदाम किसे कहते हैं? गोदाम जो किसी फैक्ट्री को माल जरूरत है, हर हमेशा वो नहीं मिलता, उस माल को महफूज रखने के लिए कपड़ा बनाया जाता है, उसको गोदाम। चलो बहुत बेहतर है। मौसम के बाद किसी चीज की जरूरत पड़ती है उसके लिए काम करना पड़ता है। देखिए अब वही वाली बात हमारे एक साथी ने, जवाब आप सब दे रहे हो और काफी हद तक आपके दिमाग में है भी, समझ में आ रहा है। गोदाम होता है, कई बार हमने सुना है, पढ़ा है, देखा भी है हमने तो अपने सामने ही, कि वो कहता है अपने गोदाम में से सामान लेकर आओ, ये सब चीजें। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है लिखने के लिहाज से। ठीक है जी। तो आपको पता है गोदामकारी का मतलब क्या है? जब बड़ी मिकदार में, कोई भी बड़ी मिकदार में मुनज़्ज़म तरीके से, तरतीब से माल को महफूज करना, बड़ी मिकदार में किसी भी चीज की मुनज़्ज़म तरीके से उसको तरतीब से माल को महफूज रखना और जरूरत पड़ने पर बआसानी उसको वहां से निकाल लेना या लोगों तक मुहैया कराना, इसको गोदामकारी कहा जाता है। अब सिर्फ थोड़ा सा हेर फेर है बातों का और कुछ नहीं। आप एक चीज तो ध्यान रखो, अगर आप बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मिकदार में सामान नहीं बनाते तो आपको क्या लगता है आपको गोदाम की जरूरत है? गोदाम की जरूरत तब पड़ती है जब आप कोई भी अशिया ज्यादा मिकदार में बनाते हो। तो हम इसको थोड़ा जोड़ रहे हैं कि गोदामकारी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम ज्यादा मिकदार में बनी हुई चीजों को मुनज़्ज़म तरीके से महफूज रखते हैं। गोदाम का मकसद क्या है? गोदाम का मकसद है आपकी चीज को महफूज रखना, और महफूज रखने के बाद हम उसको जब उसकी जरूरत होती है लोगों तक मुहैया कराते हैं। यह है गोदामकारी की डेफिनेशन। ठीक है जी। अब उसके बाद आगे इसने सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन इट्स नीड, उसकी जरूरत बताइए, गोदाम की क्या जरूरत हो सकती है। तो आप कहीं पर भी नोट कर लीजिए, गोदाम की जरूरत में सबसे पहली जरूरत है मौसमी पैदावार, सीजनल
मौसमी पैदावार, बड़ा सीधा सा सा कि मौसम की चीज हमारे पास रहती है गोदाम की तरतीब से, कि मौसम में जो चीज आती है उसकी खूब पैदावार की जाती है और पैदावार करने के बाद उसको तरीके से वेयर हाउस यानी गोदामों में सेव कर दिया जाता है, जिससे वो चीज मौसम से पहले पहले हमको मुहैया हो जाए। अब आप जितने भी लोग देखोगे, जैसे कि अब सर्दी का मौसम बढ़ रहे हैं, तो अब जितने भी लोग जिनके पास सर्दी के कपड़े हैं, घर के हिसाब से देख लो, दुकान के हिसाब से देख लो, घर के लोग भी अपने कपड़े उठा के रख देते हैं, पैक करके रख देते हैं। अब मौसम आ रहा है सर्दी का, तो अब वो अपने पैकेट खोलना शुरू करेंगे, अपना सामान निकालना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही जो कारोबारी तंजीम है वो भी ये देखती है कि अब मौसम बदल रहा है, तो अब मौसम के हिसाब से हमें वो चीज चाहिए, तो लाओ जी अपने गोदाम से अब वो सब चीजें निकालो जो हमने रखी थी, वो रखी थी। दूसरी चीज है मौसमी मांग। मौसमी मांग, जैसे मौसमी पैदावार है ऐसे मौसमी मांग है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी मांग खास मौसम या मौकों पर की जाती है, जैसे सर्दियों में कपड़ों की, जैसे ऊन के कपड़े अमूमन सर्दियों में मांगे जाते हैं, तो इनको मौसमी मांग कहते हैं, यानी एक खास मौसम के साथ लोगों का उस चीज को खरीदना। तो उस जरूरत को, किसकी, लोगों की जरूरत को, यानी उनकी मौसमी मांग को पूरा करने के लिए भी गोदाम की हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तीसरा, अगर तुम अपने कारोबार को बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हो, तो तीसरी जरूरत, कारोबार को बड़े पैमाने पर करना। अगर आप चाहते हो अपने कारोबार को बड़े पैमाने पर करना, तो मेरे भाई जब आप बड़े पैमाने पे करोगे तो आप बहुत मिकदार में सामान बनाओगे, और सारी मिकदार का सामान हाथों हाथ तो बिक नहीं जाएगा, तो उस सामान को स्टोर करने के लिए भी आपको गोदाम की जरूरत पड़ेगी। तो अपने कारोबार को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए वी नीड वेयर हाउस, हमें गोदाम की जरूरत होती है। ठीक है जी, ये चीज। चौथा भी अगर आपको लिखना है, 4 नंबर का है, तो कीमतों में ठहराव के लिए भी वेयर हाउस होते हैं। कीमतों में ठहराव के लिए, ये क्या बात कर रहे हो आप, कीमत में कैसे ठहराव होगा? अगर आपके पास गोदाम नहीं है प्रॉपर, और मान के चलते हैं आप कोई ऐसी अशिया बनाते हो जो आपके पास गोदाम में सेव नहीं है, आपने बनाई, काफी सारी बिक गई, अब लोग और मांग रहे हैं, लाओ भाई और लेकर आओ, कहां गई, खत्म हो गई क्या चीज? क्योंकि अब वो मौजूद नहीं है ज्यादा तादाद में, और खरीदने वाले बहुत सारे मौजूद हैं। उस शक्ल के अंदर उस चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिमांड सप्लाई कहते हैं। डिमांड सप्लाई, मांग कितनी है लोगों की और पूर्ति कितनी है लोगों की। तो जब आपके पास पूर्ति कम पड़ जाती है और खरीदने वाले खरीदार ज्यादा होते हैं, तो फिर आपको भी पता है, आप भी अपना बोर्ड चेंज करके 20 वाला 30 में कर देते हो, यानी कीमतों में बढ़ोतरी होती है। अगर आपके पास गोदाम होते और गोदामों में आपका ये सामान रखा हुआ होता, और जब इस चीज की जरूरत महसूस होती, आप अपना गोदाम से सामान निकालते और लोगों की पूर्ति कर देते, जितना लोग मांग कर रहे हैं आप उनको दे देते, तो यहां पर कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। तो गोदाम आपकी कीमतों में ठहराव के लिए भी एक बड़ा अच्छा रोल अदा करता है। तो अगर आपके पास गोदामों में सामान होगा तो आप लोगों की मांग को पूरा कर पाओगे, उनकी पूर्ति को पूरा कर पाओगे। ठीक है जी, तो सारे क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर हैं। लगभग 7-8 जरूरियात हैं, इसकी खुसूसियात हैं, वो आप इसमें से कोई 4 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट यहां पर आपको क्वेश्चन में लिखे हुए थे। 4 से ज्यादा भी मत करिएगा, ज्यादा पढ़ने से भी बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हैं बच्चे, ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर कहते हैं, अरे भाई साहब वो हमारी गली के अंदर एक अंकल थे, बहुत पढ़े, अब बाल नोच रहे हैं अपने, पता नहीं क्यों इतना पढ़ते थे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो आप, बस 4 पॉइंट पढ़ लो, काफी है। ठीक है जी। अच्छा, ये वाली यूनिट मैंने आपको फिर बता दिया, ये मॉड्यूल नंबर 3 है हमारा, मॉड्यूल नंबर 3। और मैंने आपसे कहा था मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 3 तो आप सबसे अंत में कीजिएगा। मॉड्यूल 3 जिसके अंदर लगभग 7 सबक हैं, 7, और ये सारे वो हैं जो कारोबार में मुआविन हैं। इसके अंदर कुछ खास टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताए थे, बस वो आप पकड़ लीजिएगा, वरना सबसे अंत में ये वाला मॉड्यूल करिएगा, मॉड्यूल नंबर 3। आप अपनी शुरुआत करेंगे बिल्कुल किताब की उल्टी, सबसे लास्ट वाला मॉड्यूल सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फिर उससे ऊपर वाला मॉड्यूल करेंगे, और फिर मैंने आपसे कहा था जब मार्कर पहले वाले पर वापस आ जाना। ये अपनी तरतीब रखिए आप, और पहले वाले के बाद वापस आने के बाद अभी
पहले दूसरे को पकड़ना, तीसरे को मत छेड़ना और फिर चौथे पे चले जाना। जब हमारे पास इतना वक्त बच जाए कि हाँ मेरे पास टाइम है और मैं तीसरा वाला भी कर लूंगा इंशाल्लाह, तो फिर आप तीसरे पर कदम रखिएगा, वरना जो बचे हुए 4 हैं उनसे आपको अच्छे क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे और आपका जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। टेलेक्स और फैक्स का कम्युनिकेशन में क्या मतलब होता है, आप इसके लिए चैप्टर कम्युनिकेशन पर जा सकते हैं। ठीक है जी, कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है आप उसके अंदर जा सकते हैं। सबक नंबर 7 खोल लीजिए अपने पास और बहुत आराम से इसको देख लीजिए। सबक नंबर 7 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर का नाम है तरसील, जिसको आप कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आपस में आइडियाज, व्यूज, थॉट बात करते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। यहां पर सीधा क्वेश्चन है, कोई नई चीज नहीं बतानी आपको मेरे को। टेलेक्स और फैक्स ये 2 कम्युनिकेशन की तरतीबें और तरीके हैं, आपको सीधा से इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, टेलेक्स की और फैक्स की। ठीक है जी। 19वें क्वेश्चन की तरफ एक नजर कर लेते हैं। 19वां क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 5 में से है। मॉड्यूल नंबर 5 यानी जिसमें खरीदारी और फरोख्तकारी ये सारी चीजें आती हैं, और इसके अंदर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन उसने पूछा है कि होल सेलर के फंक्शंस बताओ। आपको पता ही है थोक कारोबार कौन होता है। थोक कारोबारी वो शख्स होता है जो बड़ी मिकदार में सामान रिटेलर यानी खरीदा तजारत को बेचता है। सबसे पहले आपने लिख दिया होलसेलर कौन होते हैं। इसके फंक्शंस बताओ, तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं। होलसेलर का एक सीधा सा फंक्शन होता है क्या, रिटेलर को सामान सप्लाई करना। माल सप्लाई कौन करता है, होलसेलर करता है। क्या चेन है, ये होलसेलर है, इनके बाद रिटेलर है और इनके बाद हम है कंज्यूमर। यही तो चेन होती है। ये लोग इनको सामान बेचते हैं, फिर ये लोग हमें सामान बेचते हैं, और ये लोग किससे खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, पैदाकार से। ठीक है जी। तो होलसेलर के सीधे सीधे से आपको 4 फंक्शन उसने बोले हैं, बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे सबक नंबर 12 में, खरीदा तजारत। ठीक है जी। इसके अंदर आपको आराम से ये चैप्टर के अंदर होलसेलर के भी, खरीदा तजारत के भी और थोक तिजारत के दोनों के बहुत आराम से क्या मिल जाएंगे, फंक्शंस। आप उन फंक्शंस को वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, फंक्शंस क्या क्या फंक्शन है, रिटेलर को सामान मुहैया कराना, उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना। क्रेडिट फैसिलिटी आप समझते हो क्या, उनको उधार की जो है वो फैसिलिटी देना। ये कौन करते हैं, होलसेलर। किसको करते हैं, रिटेलर को देते उधार की सहूलत। बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर सामान को अपने पास जमा करना। ठीक है जी। ये सारी चीजें इनके पास है। प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अशिया, उनको प्रमोट करना। ठीक है जी, ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस्तिलाह खरीद का क्या मायने हैं, यानी परचेस का मतलब क्या होता है। कोई 2 तरीके बताइए। ये भी आपको मॉड्यूल नंबर 4 में से मिलेगा। ठीक है जी। सबक नंबर 16 का क्वेश्चन है ये। परचेस का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा परचेस का मतलब होता है कोई भी अशिया या कोई भी सेवा, कोई भी अशिया या कोई भी सेवा किसी कीमत के बदले में खरीदना। ठीक है जी। कोई भी अशिया या कोई भी सेवा कुछ कीमत देकर उसको खरीदना, उसका मालिकाना हक हासिल करना, इसको हम कहते हैं परचेज। अब परचेज के आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं जो आपने पढ़े थे। हायर परचेज है और इंस्टॉलमेंट परचेजेस है, नकद परचेज है, ये सारे तरीके हैं। मतलब क्या है कि आपने कहा मेरे को फ्रिज खरीदनी है, मैंने कहा ठीक है जी, कितने की फ्रिज है, 25,000 रुपये की फ्रिज है। मैं आपसे सीधा कह रहा हूँ भाई साहब नोट गिनना शुरू करिए, पैसे दीजिए और अपनी फ्रिज लेके जाइए। इसको क्या बोलते हैं, नकदी खरीद। नकदी खरीद सीधा सा तरीका है, नकद दो और खरीद के ले जाओ सामान। दूसरा तरीका क्या है, जिसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं, आपने सुना होगा इंस्टॉलमेंट्स, यानी किस्तों में अदायगी। तो इसके अंदर भी आपको याद होगा कि इसके अंदर होता यह है कि आप सामान खरीद लेते हो और आप अपने सामान की कीमत की किस्तें बनवा लेते हो। कंपनी आपसे कहती है कि ये सामान का मालिकाना हक हमने आपको दे दिया, बेफिक्र रहो।
आप अपने घर ले जाओ, इस्तेमाल करो, और हर महीने जो हमारी किस्त बनती है उस किस्त के मुताबिक इस सामान की कीमत अदा करते रहो। तो इसको क्या हम बोलते हैं? किस्तों के जरिए खरीदारी। दो तरीके बताने, कोई से भी दो बता दीजिए आप। 21वां क्वेश्चन, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। मुश्तरका सरमाया कंपनी की कोई 5 फायदे बताइए। कौन सा है ये सबक नंबर 4 है, सबक नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 2। मैंने अभी आपको बोला है, देखो भाई, ये जो सबक नंबर 3 और 4 है ना, जिसके अंदर 5 तंजीमें हैं, देखो जरूर क्वेश्चन आएगा, आप लिख के ले जाओ। इन 5 तंजीमों में से जरूर क्वेश्चन आएगा। 5 तंजीमों में से एक क्वेश्चन पहले आ चुका है 3 नंबर का ऊपर, अब एक क्वेश्चन 5 नंबर का आया है, यहां पर 9 नंबर के क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है जी, तो 3 नंबर का क्वेश्चन अभी ऊपर जा चुका है, 3 या 4 नंबर का, जिसके अंदर उसने तन्हा मिल्कियत के बारे में पूछा था। अब उसी के दोबारा पूछ रहा है, मुश्तरका सरमाया कंपनी के कोई 5 फायदे बताइए। तो मुश्तरका सरमाया कंपनी आप याद रखिएगा, तंजीमों में, सारी तंजीमों में सबसे बड़ी कारोबारी तंजीम होती है, सबसे बड़ी कारोबारी तंजीम, सबसे बड़ी क्यों? क्योंकि इसमें वसाइल भी ज्यादा होते हैं और इसके अंदर लीगल कार्यवाही भी बहुत ज्यादा होती है। अब मैं अगर इसके आपको 5 फायदे लिखवाऊं तो आप इसके 5 फायदे आराम से लिख सकते हो। सबसे पहला आप फायदा इसका लिखोगे मुश्तरका कंपनी के अंदर, कि इसके अंदर कंटिन्यूटी यानी तसलसल पाया जाता है। अच्छा जी, हाँ जी, इस 5 में, इन 5 तंजीमों में सबसे ज्यादा तसलसल पाने वाली एक ये है और दूसरी है बाहिमी सोसाइटी। ये 2 ऐसी तंजीमें हैं जिसके अंदर तसलसल भरपूर पाया जाता है, बाकी के अंदर नहीं पाया जाता। किसी की भी डेथ होते ही, रिटायर होते ही वो बिजनेस, वो तंजीम खत्म हो जाती, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो मुश्तरका कंपनी के अंदर आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है जी, इसके फायदों के अंदर दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको अभी तन्हा मिल्कियत में कमी बताई थी, वसाइलों की कमी, तो आप इसमें लिख सकते हो नहीं, इसमें वसाइल जो है वो काफी हद तक मौजूद होते हैं। यानी एक ऐसी कंपनी होती है कि अगर इसके अंदर कंपनी, मुश्तरका कंपनी 2 किस्म की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। तो अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप मार्केट से भी पैसा उठा सकते हो शेयर्स के जरिए जी। तो इसमें वसाइल की भरपूर नौयत आपके सामने होती है और बाकायदा बाकी तंजीमों के मुकाबले में सबसे ज्यादा वसाइल इसी के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से आपको मुश्तरका कंपनी के क्या करने जी, 5 फायदे कोई से भी आपको याद करने। मैंने आपको अभी बता दिया, देखो इनकी खुसूसियात, फवाइद और हुदूद प्लीज आप अच्छे से लिख लीजिए और लिख कर एक बार याद कर लीजिए, एक पेज पर लिख लीजिए। ठीक है जी, उससे आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। तो वसाइल बहुत ज्यादा है, तसलसल खूब पाया जाता है। ठीक है जी, काबिले इंतकाल शेयर, यानी जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपनी हिस्सेदारी बांट सकती हैं, जिसको शेयर्स कहते हैं, और वो शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब क्या है जी, मैंने एक कंपनी बनाई और मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब कि मैं अपना पैसा पब्लिक से ले सकता हूं। मैं उनसे कह सकता हूं, लाओ तुम मुझे पैसे दो, मैं अपने कारोबार में लगाऊंगा और तुम्हें बदले में मुनाफा दूंगा, जिसको शेयर्स और डिविडेंड कहते हैं। तो इसके अंदर यह फायदा है कि यहां पर यह चीज प्रॉपर तरीके से मिलती है और यहां पर शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कोई से भी 5 फायदे कंपनी के ले लीजिए और उनमें से याद करने हैं। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज किसे कहते हैं? बहुत आराम से याद रखिए, कसीर मुल्की कंपनियां। मल्टीनेशनल कंपनीज हम उन कंपनीज को कहते हैं जो कंपनीज एक से ज्यादा मुमालिकों में अपना कारोबार चला रही हैं। वो कंपनियां जो एक से ज्यादा कंट्री में, एक से ज्यादा मुल्क में, या ऐसे कह दीजिए वो कंपनी जो अपने मुल्क के अंदर कारोबार के साथ साथ और गैर मुल्कों में भी अपना कारोबार चलाती हैं या अपना कारोबार फैलाती हैं, उन कंपनीज को हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। मल्टीनेशनल, रिलायंस, टाटा, ठीक है जी। और ये तो इंडियन ब्रांड्स हैं, बाकी आप फॉरेन ब्रांड में बहुत सारे नाम हैं जिनके आप नाम ले सकते हो, जिनके नाम आपने सुने होंगे, अमेजॉन, ठीक है जी, डेल, ये सारे नाम हैं आपके सामने। तो आप
कोई सी भी मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर सकते हो जो अलग अलग ममालिकों में अपना कारोबार चलाती है। एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ देम, कोई 3 फवाइद इनके वजाहत कीजिए। तो आप इनके 3 फवाइद अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको चैप्टर में मिलेगा मॉड्यूल नंबर 4 में ही, ठीक है जी। मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर आपको मिल जाएगा और यहां से आप उसके कोई से भी 3 फवाइद मल्टीनेशनल कंपनीज के क्या होते हैं। 23वें क्वेश्चन की तरफ एक नजर कर लेते हैं। क्या है? 3 एडवांटेजेस यानी 2 लिमिटेशन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी पानी के जो जरिए नकलो हमल की जाती है। नकलो हमल का खुला चैप्टर है आपके सामने, उसमें सबसे आसान चैप्टर ये है, बहुत आसान। नकलो हमल के अंदर उसमें नकलो हमल के तरीके बताए गए हैं, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें। तो पानी के जरिए नकलो हमल, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। आप नकलो हमल का चैप्टर खोलेंगे और उसके अंदर आप पानी के नकलो हमल में जाकर उसके कोई 3 फवाइद और 2 नुकसानात आप उसके बता सकते हो, ठीक है जी। जैसे अब जो शिप्स जाती हैं बड़ी बड़ी पोर्ट पर से, जैसे मुंबई का पोर्ट आपको पता है फेमस है, यहाँ से या गुजरात के पास से, अब ये जो पोर्ट से हमारे यहाँ से जो है शिप में बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर सामान और ममालिकों में जाया जाता है। तो भारी सामान पानी के नकलो हमल से, ये तरीका है, ये इसके फायदों में कि भारी सामान अगर आपको किसी दूर ममालिक में भेजना है तो उसके लिए पानी के रास्ते काफी महफूज माने जाते हैं बनिस्बत और नकलो हमल के। तो भारी सामान आप इसमें भेज सकते हो। कितना भारी आप खुद देखोगे, जब शिप्स देखोगे आप जिनके ऊपर कंटेनर होते हैं, पता नहीं कितना टन सामान उसके ऊपर होता है। ये रास्ता ही आपके पास सबसे महफूज है जहां से आप अपना सामान भेज सकते हो। हवाई जहाज के जरिए नहीं भेज सकते क्योंकि उसके अंदर ज्यादा बर्डन नहीं डाला जा सकता, एक लिमिट तक ही उसके ऊपर बोझ हो सकता है। तो इस तरह से आपको 3 फायदे और 2 नुकसानात है। 2 नुकसानात के अंदर एक नुकसान आप ये लिख सकते हो, खराब मौसम के अंदर इस नकलो हमल का इस्तेमाल करना काफी रिस्की हो सकता है। आपको पता है कि भवंडर बन रहे हैं, बारिशें तेज हो रही हैं, हवाएं तेज चल रही हैं, इस वक्त पे वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना भी नुकसान दे सकता है। लहरों के अंदर लहरें बन जाती हैं, उसकी वजह से जो है वो शिप का चलना मुश्किल हो जाता है, उसकी डायरेक्शन बिगड़ जाती है। तो इन नुकसानात बताने, 3 फायदे बताने, ठीक है जी। 24वां क्वेश्चन है जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव अंडरटेकन वेरियस एक्टिविटीज। अच्छा, हमने ये कौन सा है, ये मॉड्यूल नंबर लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, सेकंड लास्ट वाले में, जिसके अंदर आपको सारिफीन की बेदारी और सब बताया जाता है। तो उसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया भी था इस चैप्टर के अंदर। देखो बहुत सारी एनजीओज यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी गैर सरकारी तंजीमें ऐसी हैं जो एक बड़ा कीमती रोल अदा करती हैं लोगों के लिए, यानी हमारे लिए। क्या करती हैं? बहुत सारे कंज्यूमर मूवमेंट चलाती हैं, कंज्यूमर को बेदार करने के लिए बहुत सारे काम करती हैं। वो कह रहा है कोई 5 फंक्शन जो वो करती हैं आप बताओ। तो आप अपने मॉड्यूल के अंदर चलो, मॉड्यूल नंबर 6, मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर आपको सारिफ के तहफ्फुज के अंदर ये चीज मिल जाएगी कि जितनी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या फंक्शन करती हैं। तो जैसे ये आपको बेदार करती हैं अपने पीरियोडिक्स के थ्रू। बड़े बड़े पर्चे बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, वो कंज्यूमर के बीच में बांटे जाते हैं कि लोग उनको पढ़ें और उनको जानें कि हमारे हुकूक क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर आपको कल को केस फाइल करना है तो केस फाइल करने के अंदर अगर आपको किसी भी टाइप की असिस्टेंस की जरूरत है, मदद की जरूरत है, ये एनजीओज आपकी मदद करती हैं कि आप आगे अपने केस को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे काम करते हैं, कंज्यूमर को गाइड करते हैं, कंज्यूमर की हेल्प करते हैं, ठीक है जी, उनको उनके राइट बताते हैं, उनको बेदार करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें उनके अंदर होती हैं, ये सारी एनजीओज काम करती हैं, जिससे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन यानी उसका तहफ्फुज बढ़ता है। 25वां क्वेश्चन है जी मॉड्यूल नंबर 6 में से, मॉड्यूल नंबर 6 सबक नंबर 19। सीधा क्वेश्चन है क्या, स्टेट एनी 5 पॉसिबल एरियाज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोजगार किसको कहते हैं? तो आपने सबक में सुना ही होगा, 2 किस्म के रोजगार हैं, 2 किस्म के करियर हैं हमारे पास, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद कारोबार का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप खुद काम करते हो और पैसा कमाते हो।
दूसरा कौन सा है, वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है भाई, कि आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो और उसके बदले पैसा कमाते हो। जैसे दूसरे के लिए काम करना और पैसा कमाने के अंदर सैलरी आती है, जैसे नौकरी आती है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपना काम आता है। जैसे मेरी अपनी छोटी सी दुकान है, मेरा अपना छोटा बड़ा सा क्लिनिक है, मेरी छोटी बड़ी सी अपनी जो है वो एक सेंटर है जहां पर मैं काम करता हूं, ये सब चीजें हो गई। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कोई भी 5 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। इसमें प्रोफेशनल्स भी आते हैं। अगर आप में से कोई डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बनने के बाद वो अपने जिले के अंदर अपना क्लिनिक खोलता है, तो आप भी खुद रोजगार की कैटेगरी में आओगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको कोई 5 बतानी है और उनमें से एक का कोई एग्जाम्पल देना है कैटेगरी का। ठीक है जी। तो 324 पेज नंबर पर आपको ये चीज मिल जाएगी, करियर का इंतखाब। उसके अंदर आप पेज नंबर भी नोट कर लीजिए, पेज नंबर 330। खुद रोजगार के मुमकिन मैदान कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो छोटे पैमाने पर कारोबार करना, जाती महारत हासिल करना, जैसे आप म्यूजिशियन बन जाते हो। ठीक है जी। आपके पास कोई खास जो है महारत है, आप डांसर हो, ये भी इसके अंदर ही आएगा, इससे अगर आप पैसा कमाते हो। ठीक है जी। पेशा वराना सलाहियतों की बुनियाद पर काम करना, जैसे आप मेडिकल में चले जाते हो, केमिस्ट की शॉप खोल लेते हो, ये सब चीजें। छोटे पैमाने की ज़राअत करना। ठीक है जी। फनून और दस्तकारी, ये सब चीजें भी इसके अंदर आती हैं। तो आपको कोई सी भी बताकर एक के बारे में लिखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, बिजनेस किसको कहते हैं। लो जी, अब जाकर यानी 26वें क्वेश्चन में सबक नंबर 1 का क्वेश्चन आया है आपके पास, सबक नंबर 1। और आया लेट है लेकिन आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। क्यों, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो सबक नंबर 1 यानी जहां से आप शुरुआत करते हो अपनी किताब की, बिजनेस किसे कहते हैं। तो बिजनेस एक क्या होती है जी, आपको शुरुआत में बताई थी ना कि हम जो एक्टिविटी करते हैं, जो इंसान की जो सरगर्मियां होती हैं, वो 2 किस्म की होती हैं, एक माशी और एक गैर माशी। तो आप शुरुआत कैसे करते हो, बिजनेस एक माशी सरगर्मी है जिसमें अशिया को पैदा किया जाता है या अशिया को बनाया जाता है और ये अशिया की पैदावार कर कर उसको मार्केट में बेचा जाता है, और ये सब कुछ किया जाता है मुनाफे के मकसद के लिए। इसको हम बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस में आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे इसका मकसद मुनाफा कमाना होता है, बिजनेस के अंदर हम अशिया की पैदावार करते हैं, बिजनेस के अंदर खरीद और फरोख्त शामिल होती है, बिजनेस के अंदर एक चीज और है कि आप इसको रेगुलर यानी रोज मुसलसल जो करते हो, ये तब चीजें बिजनेस में कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है। कह रहा है कोई 4 खुसूसियात बताओ, तो मैंने आपको चारों बता दी है। प्रॉफिट इसका मकसद होता है, बिजनेस एक माशी सरगर्मी है, बिजनेस के अंदर अशियाओं की और सेवाओं की पैदावार की जाती है, और चौथा आप लिख सकते हो इसको हम रेगुलर बेसिस पे यानी रोज करते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था, अगर कोई एक्टिविटी आप कभी करते हो और कभी नहीं करते तो वो चीज कारोबार नहीं कहलाती। तो कारोबार का मतलब है मुसलसल उस चीज को करना रेगुलर बेसिस पर। 27वां क्वेश्चन, ये आपको फिर मॉड्यूल नंबर 4 में से मिलेगा। 3 किस्म के यहाँ पे पोस्ट लिखे हुए हैं, इन शॉर्ट पोस्ट, स्पीड पोस्ट और पोस्ट रेस्टेंट। ठीक है जी। ये आपको पोस्ट वाले चैप्टर यानी जो डाक खाने वाला चैप्टर है आपका, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। सीधा सा आप जाकर डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं। सबक नंबर 8, सबक नंबर 8 में डाक सेवाएं, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो उस पोस्ट ऑफिस के अंदर ये अलग अलग पोस्ट होती है मेल की, ये आपको वहां से मिल जाएंगी, डायरेक्ट आपको वहां से पढ़नी है। 28वें क्वेश्चन के अंदर सीधा क्वेश्चन है, रिटेलर्स यानी खरीदा तिजारत के कोई 4 काम बताओ। आपने नोट किया हो तो खरीदा तिजारत से पहले अभी थोक तिजारत वाले के भी 4 फंक्शन उसने पूछे थे, यानी खरीदा तिजारत के भी फंक्शन और थोक तिजारत के फंक्शन, ये दोनों के फंक्शन इस चैप्टर में पूछे गए इस क्वेश्चन में। तो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन एक ही सबक में से आ गए आपके। सबक नंबर 12, सबक नंबर 12, इसके अंदर खरीदा तिजारत और थोक तिजारत दोनों के क्या है फंक्शंस। तो आप अच्छे से दोनों के फंक्शंस याद कर लीजिए, दोनों के फंक्शंस याद कर लीजिए, फिर उन फंक्शंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
29वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फेस बाय द कंज्यूमर, सार्फिन को पेश आने वाले मुंदरजेल मसाइल की वजाहत कीजिए। सेल ऑफ स्प्यूरस प्रोडक्ट्स यानी नकली सामान की फरोख्त करना, ब्लैक मार्केटिंग करना और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ये कंज्यूमर जो 3 प्रॉब्लम फेस करता है इनके बारे में आप बताइए। तो ये आपको मिल जाएगा सबक नंबर 18 में। सबक नंबर 18 क्या है जी? सबक नंबर 18 कि सबक नंबर 18 में कंज्यूमर के तहफ्फुज के कानून बताए गए हैं आपको। वहां से जाके आपको ये कानून पढ़ने पड़ेंगे कि नकली सामान बनाने के ऊपर सरकार ने कौन सा कानून बनाया है, कि लोगों के सामने ये चीज यानी हम सारिफीन के सामने कई मर्तबा होता है कि हमें नकली सामान बेच दिया जाता है, तो उसके तहफ्फुज के लिए सरकार ने क्या किया। तो आपको सबक नंबर 18 में सारिफीन के तहफ्फुज से मुताल्लिक सारे कानून मिल जाएंगे और उसके अंदर कानून के अंदर क्या चीज लिखी है वो भी मिल जाएगी कि अगर कोई इंसान नकली सामान बेचता है तो सरकार की तरफ से उसके लिए फिर क्या पेनल्टी है, क्या हर्जाना उसको देना पड़ेगा। तो ये 3 यहां पर आपको उसमें पढ़ने पड़ेंगे। 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विनीता जो एक फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है जी, मालियाती मैनेजर है किसी कंपनी में, डिसाइड स्टार्ट हर ओन बिजनेस, उसने अपना कारोबार खुद शुरू करने का फैसला किया। बहुत अच्छी बात है जी। एक्सप्लेन द क्वालिटीज शी शुड पोजेस टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यानी ये क्वेश्चन आपको मिला है सबक नंबर 20 का। सबक नंबर 20 एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक ही सबक है छोटा सा और छोटा सा इसके अंदर क्वेश्चन है। वो आपसे कह रहा है कि अगर वो मालियाती मैनेजर है और अब वो अपना कारोबार शुरू करना चाहती है तो क्या क्या अच्छाइयां उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। सबक नंबर 20 खोलिए और 20 खोलते ही वहां पर आप एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन पढ़िए कि उसकी जो परिभाषा जिसको कहते हैं हम वो पढ़ लीजिए, उसकी तारीफ क्या है। और तारीफ के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वो रिस्क टेकिंग होना चाहिए, यानी एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक सबसे बड़ी खुसूसियत है कि वो जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। दूसरा, उसमें मेंटल क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर। उसके अंदर फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर फाइनेंस की क्वालिटी होनी चाहिए कि कहां से मुझे पैसा लेकर आना है और कहां पर यह पैसा लगाना है। तो सबक नंबर 20 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है जी। ये रहा पेज नंबर भी आप चाहे नोट कर लीजिए, 339 पेज नंबर पे लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर की खूबियां बताइए। पेज नंबर 339। देखिए, पहल करने वाला जिसको इनिशिएटिव कहते हैं, यानी शुरुआत करना। दूसरा हो गया आपका जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना। हमेशा एंटरप्रेन्योर, अगर आप जोखिम नहीं उठा सकते तो आप याद रखिएगा ना आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और मुश्किल ये है कि आप कारोबार भी कर पाओ। जोखिम उठाना लाजमी है, जोखिम के बदले में ही यहां पर आपको मुनाफा होता है, यही जोखिम है, ठीक है। तजुर्बे से सीखने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे अगर आपको नुकसान भी हो गया किसी चीज में तो आपको वहां से तजुर्बा मिला कि अगली बार मुझे इसका ध्यान रखना है, ठीक है जी। और खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है ये काम करने के लिए। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट मिलेगा, उसके अंदर पूरा भरपूर कॉन्फिडेंस होता है इस चीज को लेके कि जो चीज उसने बनाई है वो बहुत बेहतर बनाई है और इसके अंदर उसको कामयाबी हासिल होगी, ठीक है जी। तो ये सारा आपका पेपर है जो मैंने आपको आज बता दिया। लगभग ये 30 क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं, तो तैयारी जो है अपनी जमकर तैयार करिए और जो सबक पहले बताए हैं वहां से कोशिश करिए अपने सबक की तैयारी शुरू करने की। बाकी पेपर में तो क्वेश्चन आपको हर सबक में से कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप पहले टारगेट कर लीजिए किन किन सबक में से आपको मेजर पार्ट करना है। बाकी इंशाल्लाह किसी चीज की जरूरत होगी तो मौजूद है। तो किसी साथी का हमारा कोई क्वेश्चन तो नहीं, क्योंकि इसके बाद अब डायरेक्ट आपका इम्तिहान होगा और बीच में कोई क्लास नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे से आप अपना इम्तिहान करेंगे। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो प्लीज़ याद रखिए कि आपको खुसूसियात, फ़वाइद, हुदूद, इन सब के अंदर हेडिंग याद करनी है। प्लीज़ वो हेडिंग याद करके जाइए, पहले उसको लिखिए फिर अंडरलाइन करिए। जैसे मैंने आपको बताया अभी एंटरप्रेन्योर की खुसूसियात में क्या बोला, पहल करने वाला, पहले ये लिखो। आप ऐसा मत करना पहली लाइन लिखनी शुरू करी, एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो पहल करता हो, ये करता हो, वो करता हो, वो करता हो, वो करता हो, करता हो। इससे क्या होता है, जो मेन बात होती है वो पता नहीं चलती। माशाल्लाह पूरी कहानी लिख दी आपने, पूरी कहानी पढ़ने का टाइम नहीं है। अब पूरी कहानी में हमें मेन चीज समझनी थी कि आपने वो चीज लिखी है जो नहीं लिखी। तो आप अगर शुरुआत में लिख देते हो पहल करना, अब इसके अंदर लिख रहे हो कि एंटरप्रेन्योर ये करता है, तो वो बात समझ आती है। चलिए उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा।
ठीक है जी। और इंशाल्लाह ये इम्तिहान में आप बहुत आराम से निकल जाओगे, थोड़ा सा प्लानिंग करके अपनी तैयारी करना। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जल्दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।